हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 11 अप्रैल को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। दोनों आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से लिए गए हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है क्यूरेटिव रिलीफ फॉर दिल्ली मेट्रो। ये आर्टिकल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। डीएमआरसी और दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के बीच का जो डिस्प्यूट है उसके ऊपर आर्टिकल आया है। इसके अलावा हम इस आर्टिकल में क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली आपको ईपीएफओ एग्ज़ाम में पूछा गया था, यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट की गई, प्रीलिम्स में भी आ सकता है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के पर्सपेक्टिव से क्यूरेटिव पिटीशन। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है वाई द गॉड पार्टिकल थ्योराइज्ड बाय द पीटर हिग्स मैटर। गॉड पार्टिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिज़िक्स के बारे में बात करेंगे, दोनों का संबंध समझेंगे, फिज़िक्स जो मॉडल है उसके लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे, कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि गॉड पार्टिकल का एक्चुअल काम क्या है, बोसोन क्या होता है, हिग्स बोसोन क्या होता है, हर एक टर्म को समझने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारा एनालिसिस समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमारा जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है नीचे लिंक दी हुई है उसमें क्लिक कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द क्यूरेटिव रिलीफ फॉर दिल्ली मेट्रो। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेंस में पीपीपी से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको ये जो आर्टिकल है इससे जो डेटा है उसको उठा के वहाँ पर डालना पड़ेगा। पीपीपी क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इंडिया में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फेल क्यों हुई है, क्यों टेक ऑफ नहीं हो पाई है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल इस आर्टिकल में हमें मिलेगा। Dispute between DMRC and Delhi Airport Metro Express Private Limited, which is owned by Reliance Infrastructure Company। इन दोनों के बीच का जो डिस्प्यूट है उसके बारे में चर्चा करेंगे और ये जो एज एन एग्जाम्पल होगा, आप इस एग्जाम्पल को पीपीपी के क्वेश्चन में लिख सकते हैं जब भी आपको मेंस में क्वेश्चन आता है। तो प्री पर्सपेक्टिव से क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ से आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑलरेडी ईपीएफओ में आपको क्यूरेटिव पिटीशन पे क्वेश्चन पूछा गया था, हो सकता है आपको दोबारा से यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए। लास्ट ईयर आया था क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, इसलिए क्यूरेटिव पिटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझेंगे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। ठीक, शुरू करते हैं। आर्टिकल आया क्यों है पहले ये देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे रूल्ड दैट डीएमआरसी विल नॉट हैव टू पे नियरली 8,000 करोड़ टू दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड एंड अनिल अंबानी ओन्ड रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूलिंग दी है कि डीएमआरसी को 8,000 करोड़ रुपए नहीं पे करने पड़ेंगे। किसको? रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को। ये 2017 में एक आर्बिट्रेशन अवार्ड किया गया था जिसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट गई थी डीएमआरसी, और उसके बाद ये फाइनली जो है रूलिंग आ चुकी है जिसके हिसाब से उनको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो ये डिस्प्यूट किस किस के बीच में है? डीएमआरसी के बीच में और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के बीच में, दोनों के बीच में ये डिस्प्यूट है और फाइनली ये रिजॉल्व हो चुका है। और किसके फेवर में हुआ है? डीएमआरसी के फेवर में हुआ है। डीएमआरसी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो बता देता हूँ। इट इज़ अ जॉइंट वेंचर एस्टेब्लिश बाय सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। 1995 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था और मैनेजिंग डायरेक्टर, इसके जो फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर थे उनका नाम तो जानते होंगे, ई श्रीधरन। ठीक, वो हमारे मेट्रो मैन भी कहे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगी, नहीं तो कोई बात नहीं, अभी बता दिया, अब तो ध्यान रखोगे। नोएडा एंड दिल्ली, यहाँ का जो मेट्रो है वो डीएमआरसी कंट्रोल करता है। ऑपरेशंस, डिज़ाइन से लेकर कंस्ट्रक्शन तक सारे काम डीएमआरसी के अंदर ही आते हैं। लेकिन दिल्ली और नोएडा इतना ही ध्यान रखेंगे, गुड़गांव को इंक्लूड नहीं करेंगे। गुड़गांव में रैपिड मेट्रो है और उसे कोई और कंट्रोल करता है। ठीक, डीएमआरसी का सिर्फ नोएडा एंड दिल्ली मेट्रो है, इतना ध्यान रखेंगे। अब केस की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। 2008 में डीएमआरसी ने पीपीपी एग्रीमेंट साइन किया था, किसके साथ? DAMEPL के साथ, दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ये कंसोर्टियम है
जो कि कौन लीड करता था, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, रिलायंस कंपनी से लीड कर रही थी। तो इनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया गया था 2008 में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पीपीपी के बारे में आप तो जानते ही हैं। इट्स अ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट बिटवीन द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक, तो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों मिलके कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट में आती है। और इसमें कई सारे मॉडल्स होते हैं, जैसे कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, इसके अंदर भी जो है पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर मिलके एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। ऐसे कई सारे ईपीसी, बीओटी और कई सारे मॉडल्स होते हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे। तो पीपीपी एग्रीमेंट दोनों के बीच में 2008 में साइन हुआ था, और 2008 में 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला था किसको, DAMEPL को। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या था, जो DMRC है वो लैंड की कॉस्ट, पूरी लैंड एक्वायर करेगी, है ना, और इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी वो पूरी की पूरी DMRC वहन करेगी। जो कंसोर्टियम है ना, जो आपका कंपनी है प्राइवेट कंपनी, वो क्या करेगी, वो डिज़ाइन करेगी, इंस्टॉल करेगी और कमीशन करेगी रेलवे सिस्टम को 2 साल के अंदर। इसका मतलब 2 साल में ये सारी चीज़ें होनी थी। और इनको जो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा 2038 तक रहेगा। इसमें ये क्या कर सकते हैं, जो प्राइवेट कंसोर्टियम है ये लाइन को मेंटेन करेंगे और इसके ऑपरेशन को मैनेज करेंगे, और DMRC को कंसेशन फीस एनुअली प्रोवाइड की जाएगी। इसका मतलब 2038 तक के ये क्या करेंगे, पर्टिकुलरली एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे का जितना भी ऑपरेशन है वो मैनेज करेंगे और DMRC को कुछ फीस पे करेंगे। फरवरी 2011 को लाइन ऑपरेशनल हो गई। अब सभी को लगा था कि ये बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हो सकता है। क्यों प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं दिल्ली मेट्रो में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम तो आएगा ही नहीं, सबको यही लगा था। न्यू दिल्ली से ये शुरू होती है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, और एयरपोर्ट पे कनेक्ट करती है। ठीक, डायरेक्टली T3 T1 अलग अलग टर्मिनल हैं। ये टर्मिनल जाने के लिए तो आपको बस से जाना पड़ता है, तो डायरेक्टली कनेक्टिविटी भी नहीं थी इन टर्मिनल की। तो पहला इशू तो ये था। दूसरा इशू क्या था, आपको न्यू दिल्ली से ही जो है पकड़ना पड़ेगा, न्यू दिल्ली जाना पड़ेगा। जहाँ पर भी हैं आप पहले न्यू दिल्ली पहुँचिए, उसके बाद फिर ये मेट्रो पकड़ के जा सकते हैं। हालांकि इसमें टाइम बहुत कम लगता है, टाइम बच भी जाता था, और सरकार को यही लगा कि कम टाइम में पहुँच जाएंगे तो लोग सबके सब इधर आएंगे। जो गुड़गांव वाला हाईवे है वहाँ पर ट्रैफिक कम हो जाएगा और लोगों का भी समय बचेगा, पैसे बचेंगे, और बहुत विन विन फॉर ऑल है, खूब ट्रैफिक रहेगा। लेकिन दिक्कत क्या हो गई, दिक्कत ये हो गई कि जो फ्लाइट से जाने वाले लोग हैं उनको समझ नहीं पाए प्रॉपरली, और जो ट्रैफिक था वो उतना बड़ा ही नहीं, बहुत कम ट्रैफिक होता है इस ट्रेन में, इस रूट में। और आसपास के जो भी स्टेशन है वो भी ऐसे नहीं है कि लोग वहाँ पर भी जाना चाहें। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये जो आपका पीपीपी प्रोजेक्ट था ये इसलिए फेल हो गया क्योंकि प्रॉपरली ट्रैफिक एस्टिमेट नहीं किया गया, और जो लोग हैं जो कि फ़्लाइट से जाते हैं वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड लोग निकले, और सबके सब जो है अपना कैब करके ही जाते। बोले अब जब 10,000 की फ़्लाइट की है तो भाई 250 रुपये की कैब करके तो जा ही सकते हैं, अच्छा नहीं लगता अगर मेट्रो से जाएंगे तो इन सारी चीज़ों के कारण यहाँ पर ट्रैफिक बहुत कम हुआ, और ये जो पीपीपी पार्टनरशिप थी ये फेल होती हुई नज़र आने लगी। 2012 में जो आपके रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी थी उन्होंने बोला कि हम पेमेंट थोड़ा सा डीले करेंगे, है ना, अभी हमें उतना पैसा मिल नहीं रहा है तो हम थोड़ा पेमेंट आपको बाद में करेंगे, जो एनुअल इन्हें फ़ी देनी पड़ती थी। और उसके बाद जो है अक्टूबर 2012 को जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है उन्होंने टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट इनिशिएट कर दिया, बोला कि ये जो मेट्रो है ये सेफ़ नहीं है चलाने के लिए, इसमें कंस्ट्रक्शन में कुछ इश्यूज़ हैं, और अगर ऐसे इशू होते हैं तो आप जो है ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। जून 2013 में दोनों के बीच में आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग शुरू हो गई। हालांकि कुछ समय तक के मेट्रो बंद रही, लेकिन आर्बिट्रेशन के जस्ट पहले दोबारा से मेट्रो को रीओपन कर दिया गया। अब आर्बिट्रेशन की जो रूलिंग है वो 2017 में आई, जिसमें 8,000 करोड़ रुपए किसे पे करना था, DMRC को पे करना था। उसके बाद जो DMRC है वो हाई कोर्ट गया, सिंगल जज बेंच थी हाई कोर्ट की, उन्होंने बोल दिया कि भाई ठीक है तुम लोगों का आर्बिट्रेशन अवार्ड, इसमें हम कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, और इनफैक्ट ये भी बोल दिया कि 75% जो अमाउंट है वो आप एस्क्रो अकाउंट में रखिए। 2019 में 2 जज बेंच बनाई गई हाई कोर्ट की, जिसमें ये आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड कर दिया गया।
दो जज बेंच ने बोला कि डीएमआरसी के ऊपर कुछ भी लेन देन नहीं बनता है, इन्हें 8,000 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो प्राइवेट रिलायंस कंपनी थी तो वो सुप्रीम कोर्ट चली गई, वो बोली कि भैया हमको पैसे चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट गए, तो वहाँ 2 जज की बेंच बनाई गई और उन्होंने जो सिंगल जज हाई कोर्ट की बेंच थी और उसका जो डिसीजन था उसे रीस्टोर कर दिया, बोला कि नहीं नहीं आप जो है डीएमआरसी को 8,000 करोड़ पे करना ही पड़ेगा। फिर नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने जो रिव्यू पिटीशन फाइल की थी डीएमआरसी ने, उसे खारिज कर दिया और फाइनली केंद्र सरकार ने क्यूरेटिव पिटीशन अगस्त 2022 में क्या की थी, फाइल की थी और उसका डिसीजन आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2019 की हाई कोर्ट की रूलिंग, ये वाली रूलिंग जिसमें डीएमआरसी को कोई पैसा नहीं देना था, इसे रीस्टोर कर दिया। तो क्यूरेटिव पिटीशन में फाइनली ये डिसाइड किया गया कि अब डीएमआरसी को पैसा नहीं देना है। तो ये पूरा डिस्प्यूट की टाइमलाइन हो गई। अब अपने लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये टाइमलाइन तो ठीक है, पता होना चाहिए केस के बारे में, क्योंकि अपन समझें सब तभी जो है क्वेश्चंस हो पाते हैं। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो आप जब भी पीपीपी लिखेंगे तो ये एग्जाम्पल लिखेंगे, एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे, ठीक, जो फेल हुआ है मिजरेबली, वो आपका पीपीपी का सबसे बड़ा चैलेंज था, सबसे बड़ा इशू था। प्रॉपरली रिस्क एस्टिमेट नहीं की गई, ट्रैफिक एस्टिमेट नहीं किया गया, ये आपका मेंस का हो जाएगा। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, क्यूरेटिव जुरिस्डिक्शन, ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। सो क्यूरेटिव पिटीशन की बात कर लेते हैं। क्यूरेटिव पिटीशन एक्ट एज अ लेयर ऑफ अपील अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, ये लास्ट रिजॉर्ट का काम करता है, लास्ट रिजॉर्ट बचता है, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ डिसीजन हो गया, उसके बाद आप रिव्यू करवा लेंगे अपने डिसीजन का और सुप्रीम कोर्ट ने आपका जो रिव्यू पिटीशन है उसे खारिज कर दी। जब कुछ नहीं बचता है तब जो है आप क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकते हैं। इस केस में क्यूरेटिव पिटीशन को फाइल किया जा सकता है, लेकिन क्यूरेटिव पिटीशन किसी भी आर्टिकल में नहीं दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब नहीं है। ये जो कंसेप्ट है वो 2002 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कंसेप्चुलाइज किया गया था। कौन से केस में, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा केस में। ये कॉन्सेप्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था और गाइडलाइंस वगैरह भी सुप्रीम कोर्ट ने ही दी है कि कब आप क्यूरेटिव पिटीशन दायर कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं। जनरली जो क्यूरेटिव रिट्स हैं वो आपकी कभी कभी यूज़ होती है, स्पेरिंगली यूज़ की जाती है, ऐसा नहीं कि हर केस में आप क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर दें। दीज आर नैरो मोस्टली प्रोसीजरल ग्राउंड दैट परमिट द फाइलिंग ऑफ क्यूरेटिव रिट। ठीक, तो ये इसका जो स्कोप है, जुरिस्डिक्शन है, वो बहुत ज़्यादा नैरो है। ऐसा नहीं कि आपको ऐसा लगे कि भाई आपके साथ जो है गलत हुआ है या डिसीजन बदलना चाहिए इसलिए आपको एक और लेयर प्रोवाइड कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका जो जुरिस्डिक्शन है वो बहुत नैरो है। अगर प्रोसीजर में कुछ इशू है तो आप जो है क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकते हैं, या फिर जो मेन रीज़न बताया जाता है क्यूरेटिव रिट फाइल करने का वो क्या होता है, अगर नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया गया। तो नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल थोड़ा बहुत तो आप समझते होंगे, लास्ट ईयर भी आया था। इसका एग्जांपल दूं, अगर नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल का, जैसे कि एक पार्टी को सुना ही नहीं गया या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि जज बायस्ड है, तो इन सारे केसेस में आप क्या कर सकते हैं, क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई एक नया एविडेंस आ जाता है या फिर कोई एविडेंस छुपाया जाता है, न्यू एविडेंस तो नहीं, लेकिन अगर कोई मटेरियल छुपाया गया है जज के द्वारा और वो मटेरियल बाहर आ जाता है या जज ने मटेरियल प्रॉपरली लिया नहीं है, तो इन केसेस में भी आप जो है क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकते हैं। मेन चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है अगर वो फॉलो नहीं हो रहा है तभी आप क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर पाएंगे और तभी ये क्यूरेटिव पिटीशन एक्सेप्ट हो पाएगी। ये सारी चीज़ें याद रखना ज़रूरी है। जो पिटीशन है वो जब तक कि एक सीनियर एडवोकेट उसे अलाउ नहीं करेगा, तब तक कि सीनियर एडवोकेट जो है अप्रूव नहीं करेगा, तब तक के वो क्यूरेटिव पिटीशन फाइल नहीं की जा सकती सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सीनियर एडवोकेट जो है, जो कि कोर्ट के द्वारा डेजिग्नेट किया जाएगा, वो अप्रूव करेगा आपकी क्यूरेटिव पिटीशन को कि हाँ ये देखने लायक है, करने लायक है या नहीं करने लायक है। जो क्यूरेटिव पिटीशन है वो जनरली डेथ पेनल्टी केसेस में फाइल की जाती है, जैसे कि याकूब मेमन 2015 में जो केस था उसमें की गई थी। दिल्ली गैंगरेप कन्विक्ट्स ने भी जो है क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था दोनों केस में। और रिसेंटली जो भोपाल गैस ट्रेजेडी केस है उसमें भी क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की गई थी। बहुत रेयर केसेस में ही हमें क्यूरेटिव पिटीशन दिखती। सो ये क्यूरेटिव पिटीशन था।
अब जजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। जजमेंट आने के बाद डीएमआरसी को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा। इससे एक नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। क्या हो सकता है? जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा हर्ट हो सकता है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हर्ट कैसे होगा? पीपीपी में लोग एग्रीमेंट करने नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा यार रिस्क अगर आती है तो जो सरकार है वो तो पूरा हाथ खींच लेती है, सारा का सारा खर्चा हमें ही उठाना पड़ता है, नुकसान हमें ही उठाना पड़ता है। और ऐसे केसेस में जो सरकार है वो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रही है ना। अगर मान लीजिए एस्टिमेशन से ट्रैफिक कम होता है तो जो लॉस होगा तो दोनों को मिलकर उठाना चाहिए। तो रिस्क जो है यहाँ पर सरकार को भी थोड़ी बहुत लेनी चाहिए थी, उठाना चाहिए था लॉस का भी भार, जो सरकार ने उठाया नहीं है। और ऐसे में पीपीपी एग्रीमेंट फेल हो जाएंगे, आगे नहीं चलेंगे और इन्वेस्टर्स भी क्या नहीं करेंगे, पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, तो पीपीपी मॉडल फेल हो सकता है। इसलिए इस इकॉनमी में इस जजमेंट की काफ़ी बड़ी बीयरिंग है ना। अपनी इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से देखें, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के पर्सपेक्टिव से देखें। होपफुली ये आर्टिकल क्लियर हो चुका होगा आपको। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है व्हाई द गॉड पार्टिकल थियोराइज्ड बाय पीटर हिग्स मैटर्स। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से यार बहुत इंपॉर्टेंट है। 2014 प्री में आपको ऑलरेडी क्वेश्चन गॉड पार्टिकल के ऊपर पूछा गया है। 10 साल भी हो चुके हैं, हो सकता है आपको 24 में आ जाए दोबारा। स्टैंडर्ड मॉडल के ऊपर आपको सिंपल सा क्वेश्चन आया था 2018-19 में, दोबारा से आपको क्वेश्चन उसमें डिटेल में पूछा जा सकता है। तो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स के बारे में बात कर लेंगे। इसके अलावा हम गॉड पार्टिकल के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, स्पेशली आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए जिन्हें उतना अच्छे से समझ में ना आए। थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ध्यान रखना होगा, उसको याद रखेंगे तो क्वेश्चन ज़रूर बन जाएगा। आर्टिकल आया क्यों है? पीटर हिग्स जिसके नाम पर ये पार्टिकल है, उनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 94। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था, किसके लिए? हिग्स बोसॉन गॉड पार्टिकल के लिए। ठीक, बेसिकली गॉड पार्टिकल की बात करते हैं तो ये फर्स्ट टाइम डिटेक्ट कब हुआ था? 2012 में। हालांकि अगर हम थ्योरी की बात करें तो इसके एग्जिस्टेंस को 1960s में ही प्रिडिक्ट कर लिया गया था, लेकिन 2012 में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद, कई $1000 बिलियन ऑफ डॉलर्स जो है खर्चा करने के बाद हमें जो है इसके एग्जिस्टेंस को डिटेक्ट कर पाए हैं 2012 में। ये जो एक्सपेरिमेंट थे वो कहाँ पर चल रहे थे? लार्ज हैड्रॉन कॉरिडोर में, जो कि कहाँ लोकेटेड है? फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड की बॉर्डर में। अब LHC के बारे में बात कर लेते हैं। इट इज़ ऑपरेटेड बाय सन, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है एसोसिएट मेंबर है। लास्ट मैंने देखा था तो एसोसिएट मेंबर था, एक बार आप चेक कर लेंगे तो सन का इंडिया एसोसिएट मेंबर है। हालांकि इंडिया के साइंटिस्ट और इंडिया एज अ कंट्री जो है LHC लार्ज हैड्रॉन कॉरिडोर में बहुत ज़्यादा जो है क्या कर रहा है, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है अलग अलग तरीके से। हालांकि इंडिया एसोसिएट मेंबर है, फुल मेंबर नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, तो बेसिकली अगर हम लार्ज हैड्रॉन कॉरिडोर की बात करें तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और दो पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड करवा रहे हैं। हाई एनर्जी पर फिजिक्स की स्टडी की जा रही है। ठीक, ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा? लार्ज हैड्रॉन कॉरिडोर हो जाएगा। जो हिग्स बोसोन है उसकी डिस्कवरी ने स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स को कंप्लीट कर दिया है। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स पे यूपीएससी में क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, आपको डिटेल में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, तो जो हिग्स आपका स्टैंडर्ड मॉडल है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्टैंडर्ड मॉडल होता क्या है, आखिर ये क्या एक्सप्लेन करता है? इट डिस्क्राइब्स द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर एंड द बेसिक फोर्सेस दैट गवर्न देयर इंटरेक्शन। ये जो स्टैंडर्ड मॉडल है ये हमारा जो मैटर है वो किस तरीके से बनता है उसके बारे में बताता है। तो जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है उसको इसमें दो भागों में डिवाइड किया है। पहला है फर्मियंस जो कि बेसिक यूनिट ऑफ मैटर होगी, और दूसरा है बोसोन जो कि फोर्स कैरियर कहलाते हैं। फर्मियंस को दो भागों में डिवाइड किया है। क्वार्क्स में, क्वार्क्स का एग्जांपल लें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सारी चीज़ें आती हैं। हेड्रॉन्स वगैरह भी क्वार्क्स में आते हैं।
और लेप्टॉन्स में इलेक्ट्रॉन आएगा, न्यूट्रिनो आएगा, ये सारी चीज़ें आपके लेप्टॉन्स में आती। तो ये आपके जो फर्मियंस हैं वो बेसिक यूनिट ऑफ मैटर कहलाती है। बोसोन क्या होता है? फोर्स कैरियर होता है। अभी समझाऊंगा फोर्स कैरियर क्या होते हैं। फोटोन्स इसके अंदर, बोसोन के अंदर क्या आएगा? फोटोन्स, ग्लूऑन और जो आपका गॉड पार्टिकल है वो बोसोन आएगा। ठीक, नेक्स्ट है फंडामेंटल फोर्स। तो आपका दो चीज़ें जो है इसमें डिस्क्राइब की जाती है। पहला क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर और द फोर्सेस रिक्वायर्ड टू इंटरेक्ट बिटवीन दिस बिल्डिंग ब्लॉक। जो मैटर के बीच में जो फोर्सेस लगती है उसे भी इसमें डिस्क्राइब किया गया है। पहली फोर्स जो डिस्क्राइब किया है वो है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स। दूसरी है स्ट्रॉन्ग फोर्सेस विच बाइंड्स क्वार्क लाइक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सो न्यूक्लियर रिलेटेड जो फोर्सेस हैं वो आपकी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस में आ जाएगी। वीक फोर्सेस थर्ड है जिसमें रेडियो एक्टिविटी वगैरह इंक्लूड होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स को इस मॉडल में इंक्लूड नहीं किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इस मॉडल में और भी इश्यूज हैं, जैसे कि इस मॉडल में डार्क एनर्जी और डार्क मैटर वाला कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ठीक, तो ये स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स के बाहर आता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। दो इसके क्या है? लिमिटेशंस हैं, एक तो डार्क एनर्जी डार्क मैटर और दूसरा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ये स्टैंडर्ड मॉडल में नहीं आता है, प्लीज़ इसको ध्यान रखेंगे। अब गॉड पार्टिकल को गॉड पार्टिकल क्यों कहा जाता है ये देख लेते हैं। ये जो टर्म है सबसे पहले नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट लियोन लेडरमन ने यूज़ किया था अपनी बुक में 1990s में। हालांकि जो यूज़ करना चाहते थे वो था गॉडडैम पार्टिकल, ये वर्ड यूज़ करना चाहते थे कि ये पार्टिकल इतना मुश्किल है, मिल ही नहीं रहा है, इतना डिफ़िकल्ट है, डिटेक्ट ही नहीं हो रहा है, इसलिए ये इस वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जो पब्लिशर थे उन्होंने परस्यूट किया, उन्हें कि कहा कि गॉड पार्टिकल ज़्यादा बढ़िया नाम रहेगा। हालांकि जो गॉड पार्टिकल है उससे कई सारे साइंटिस्ट जो है खुश नहीं थे इस नाम से, क्योंकि रिलीजियस कॉनोटेशन इससे मिल रहा था। ठीक, तो यहाँ से गॉड पार्टिकल नाम आया। अब जो है समझते हैं कि हिग्स बोसोन इतना मैटर क्यों करता और हिग्स बोसोन का रोल क्या है। तो बोसोन की बात करते हैं। बोसोन इज अ फोर्स कैरियर particle that comes into play when particles interact with each other with a boson exchange during interaction। तो बेसिकली जो बोसोन है क्या है? वो फोर्स कैरियर होता है। यहाँ पर भी हमने पढ़े थे कि बोसोन क्या है? फोर्स कैरियर है। फोर्स कैरियर होता क्या है इसे समझते हैं। इसे समझने के लिए एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अब एक इलेक्ट्रॉन किसी कारण से अपनी स्टेट से डिस्टर्ब हो जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। अब जैसे ही अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसको डिस्टर्ब करेगा। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जिसे वो डिस्टर्ब करेगा, ये एक वेव की तरह दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास जा रही है। और ये जो वेव की तरह दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास पहुंच रही है, दूसरे पार्टिकल के पास पहुंच रही है, ये इसे हम फोटोन कहते हैं। और ये फोटोन इलेक्ट्रॉन से निकल करके यहाँ ये जो इसके कारण जो फोर्स जनरेट हुई है, ये फोटोन वो फोर्स अपने साथ लेकर जाएगा। और ये फोर्स इलेक्ट्रॉन, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन खाली पीली चिल मार रहा था उसको भी बैठा देगा और उसको भी एक्साइटेड करवा देगा, और इसकी भी स्टेट जो है चेंज हो जाएगी, एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाएगी। इसका मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को जो है क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है। और एक इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन दूसरे इलेक्ट्रॉन से हो रहा है, तो एक फोर्स जो है क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और वो फोर्स को कौन लेकर जा रहा है? फोटोन लेकर जा रहा है। तो फोटोन क्या हो गया यहाँ पर? आपका फोर्स का कैरियर हो गया, अपने साथ एज अ मैसेंजर की तरह लेकर जा रहा है। तो यहाँ फोटोन क्या होगा? बोसोन कहलाएगा। ठीक है, तो जो बोसोन होता है वो क्या होता है? फोर्स कैरियर होता है, जिसके कारण इंटरेक्शन होता है जो आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो आपके बेसिक मैटर्स हैं, उनके बीच में ये इंटरेक्शन करवाने का काम करता है। तो ये बोसोन कहलाएगा आपका। होपफुली ये चीज़ें क्लियर है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल जो है इंटरेक्ट करते हैं तो फोटोन एक्सचेंज होता है। फोटोन जो है आपका एज अ फोर्स कैरियर काम करता है। लेकिन अगर हिग्स बोसोन पार्टिकल क्या हो रहा है? इंटरैक्ट कर रहा है। हिग्स बोसोन पार्टिकल जो है अगर आपका एक्सचेंज हो रहा है तो उस समय जो फील्ड होगी वो हिग्स फील्ड कहलाएगी। और हिग्स फील्ड में एक्साइटेशन होने के कारण हिग्स बोसोन जो है आपका एज अ जो है फोर्स कैरियर क्या होगा? एक्सचेंज होगा। होपफुली ये चीज़ें क्लियर है। तो जो हिग्स बोसोन है वो उसका काम क्या है?
मास प्रोवाइड करना। ये क्या करता है, जितने भी आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स के छोटे छोटे पार्टिकल हैं उन्हें ये मास प्रोवाइड करता है। और इसी के कारण है ना, जब मास प्रोवाइड होगा, बहुत तेज़ी से जो आपके पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, पहले उनकी स्पीड को स्लो करेगा हिग्स बोसोन, और स्लो करने के बाद उन्हें मास प्रोवाइड करेगा। द मोमेंट वो मास मिलेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगना शुरू हो जाएगी। ठीक, और ग्रेविटेशनल फोर्स लगना शुरू होगी तो फिर धीरे धीरे ये क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी। और फिर पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी के बाद से ये फटेगा और बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से यूनिवर्स ऐसे आया होगा। तो ये बेसिकली यूनिवर्स को पहचानने के लिए ये पार्टिकल फिजिक्स मॉडल, स्टैंडर्ड मॉडल तैयार किया गया था। तो ये किससे रिलेटेड है, यूनिवर्स को पहचानने से रिलेटेड, यूनिवर्स के ओरिजिन से रिलेटेड ये मॉडल तैयार किया गया है। होपफुली ये चीज़ें क्लियर है। तो हिग्स बोसोन का मेन काम क्या है, मास प्रोवाइड करना। किसको, जो भी आपके मैटर्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक जो मैटर्स हैं उसकी बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। हालांकि आर्टिकल थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।